स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है ये कौन सा प्रोसेस है। ये पौधों के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें एक पार्ट, एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले अगर हम फोटोसिंथेसिस की तरफ देख लें तो फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारे सामने जो इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जाहिर कर रही है। इसमें क्या होता है, वाटर जो कि पौधों की जड़ों में मौजूद होता है उसको पौधे इस्तेमाल करते हैं, और जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को आपस में मिलाते कौन इनको मिलाता है, जब सूरज की रोशनी जो है पत्तों पे पड़ती है, पौधों के ऊपर पड़ती है, तो ये तीनों चीजें जो है ये आपस में मिल जाती हैं और ये क्या चीज बनाती हैं, ये बनाती हैं ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये पौधे जो है अपनी खुराक के तौर पे, अपनी फूड के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रोसेस के साथ क्या चीज रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और ये ऑक्सीजन गैस जो है वो इंसान सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि पौधे खारिज करते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं हम कि उसे सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और दूसरा जो होता है उसे सूरज की रोशनी नहीं चाहिए होती। अब जो जिस हिस्से को, जिस पार्ट को सूरज की रोशनी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि उसको क्या है, उसको सूरज की रोशनी चाहिए होती है। अब ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके फर्दर दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं साइक्लिक रिएक्शन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। अब ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, इसमें से सबसे पहले जो है हम इस वीडियो में देखेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन को। जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उसके अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। एक, उसके अंदर फोटोसिस्टम शामिल होते हैं। फोटोसिस्टम क्या है, पौधों के अंदर जो पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे क्लोरोफिल जो पौधों के अंदर ग्रीन कलर का कलर देता है, एक पिगमेंट है, ये आपस में जमा होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक क्लस्टर बना देते हैं, जिसे कहा जाता है फोटोसिस्टम। अब ये जो फोटोसिस्टम है ये दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1 और दूसरे को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 2। इसके अलावा इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये भी दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो दूसरी है उसे हम कहते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये दोनों चीजें, फोटोसिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये क्या काम करते हैं, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। और ये हिस्सा किस तरह लेते हैं, जो इसमें वाटर इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले प्रोसेस जो है ये इस वाटर से स्टार्ट होता है कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, और टूट के ये क्या बना देता है, इससे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, दो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं जिसको प्रोटॉन भी कहा जाता है, और ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है। और ये ऑक्सीजन एटम जो है वो एक और एटम के साथ मिलता है और ये क्या बना देता है, ये बना देता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जो कि रिलीज हो जाता है एज अ गैस, और जिसे हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो इस किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या चीज शामिल है, सबसे पहले अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ये सनलाइट नजर आ रही है। ये जो सनलाइट है, जब ये लाइट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये लाइट स्ट्राइक करती है, जब रोशनी जो है वो पड़ेगी तो क्या होगा, इसके अंदर फोटोलिसिस का प्रोसेस होगा। फोटोलिसिस का प्रोसेस क्या होगा, फोटोलिसिस के प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा, और वो टूट के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये मौजूद है क्लस्टर्स की शक्ल में, और इसने क्या बना दिया है, इसने बना दिया है फोटोसिस्टम 2। अब ये जो फोटोसिस्टम 2 है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसकी एनर्जी बढ़ती है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, जब लाइट पड़ती है तो इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हम साइड पे एनर्जी ग्रेडियंट ड्रॉ कर लेते हैं कि एनर्जी जो है यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम है और यहाँ पे एनर्जी जो है वो कम है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है तो इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो जब इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कहाँ चली जाती है, उसके बाद ये एक चेन के जरिए
गुजरते हैं और इस चेन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्या है, ये इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस चीज पे मुश्तमिल होती है, ये मुश्तमिल होती है मुख्तलिफ प्रोटीन्स पे, जिसमें PQ जो है उसे कहा जाता है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B और F शामिल होते हैं, और एक PC होता है जिसे कहा जाता है प्लास्टोसाइनिन। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे आते हैं तो इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और ये डिक्रीज होने के बाद ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये एक और फोटो सिस्टम में पहुंच जाते हैं जिसे कहा जाता है फोटो सिस्टम 1। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है इसमें भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पिगमेंट जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, उन्होंने क्लस्टर बनाया होता है, और जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और ये क्या हो जाते हैं, ये एक्साइट हो जाते हैं। और एक्साइट करने के बाद इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, इसको ले लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये दोबारा से इसको एक सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज देता है। ये जो पार्ट है ये इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसे कहा जाता है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन जो है ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, ये जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, और इसके अंदर जो है इस प्रोटीन का स्पेशल फीचर क्या है कि इसके अंदर आयरन भी मौजूद होता है। अब ये जो प्रोटीन है जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे जो है वो एक एंजाइम मौजूद होता है, और वो एंजाइम क्या है, उसे कहा जाता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है इसका क्या काम होता है, ये यहाँ पे काम करता है, और ये क्या करता है, जो NADP है उसके अंदर जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है उसको इसके साथ शामिल कर देता है, और इसकी क्या हो जाती है, ये बन जाता है NADPH, यानी कि इसकी क्या हो गई है, इसकी हो गई है रिडक्शन। और ये जो NADPH यहाँ पे बनता है ये क्या करता है, ये एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल काम करता है। और अगर यहाँ पे NADPH अगर हम देखें तो इस साइड पे भी एक मॉलिक्यूल बन रहा है, और वो क्या है, वो है ATP मॉलिक्यूल। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो ATP बनता है, अब जब ये प्रोसेस एंड होता है तो NADPH बनता है। ये जो दोनों चीजें हैं ATP और NADPH, ये क्या है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम इस सारे प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको एक लाइन से जाहिर करें तो ये बिल्कुल आपको Z शक्ल के नजर आएंगे। ये अगर हम इसको रफ सा देखें तो ये आपको Z लिखा हुआ या Z लिखा हुआ नजर आएगा। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये Z स्कीम है, यानी कि ये इसकी जो लाइन है अगर हम उसे ड्रॉ करें तो वो बिल्कुल इस तरह से आती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये Z स्कीम है। और ये जो Z स्कीम है ये क्या है, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, जो कि किसका हिस्सा है, जो कि है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का हिस्सा। अब इसका एक और पार्ट होता है जिसे कहा जाता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।